हमारी तीसरी क्लास है और हमने पहले ही बताया कि सामान्य अध्ययन और हिंदी के जो भी क्वेश्चन हम अपने चैनल पर डिस्कस करेंगे वो सभी सवाल वो होंगे जो यूपी ट्रिपल एससी ने अपने अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे हुए हैं, मतलब यूपी ट्रिपल एससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। इससे दो फायदे होंगे, एक ये कि यूपी ट्रिपल एससी जो क्वेश्चन फ्रेम करता है वो किस तरह से करता है, आप वो आइडिया जान पाएंगे। और दूसरा, यूपी ट्रिपल एससी और यूपीपीएससी की एक विशेषता रही है कि ये प्रीवियस ईयर के सवाल ज्यों का त्यों कई बार पूछ लेते हैं। अगर ज्यों का त्यों ना भी पूछें तो उसके एक क्वेश्चन से जुड़े हुए कई तमाम अनगिनत सवाल होते हैं। तो आप ये सवाल जब देखेंगे, चूँकि सीधे यूपी ट्रिपल एससी द्वारा पूछे गए सवाल हैं, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये और इसके सराउंडिंग टॉपिक जो हैं वो हमें एकदम क्लियर करके जाना है। तो आइए शुरू करते हैं। तीसरी वाली क्लास है ये हमारी हिंदी की। 10 क्वेश्चन इसमें हम डिस्कस करेंगे और ये सारे सवाल यूपी ट्रिपल एससी के कनिष्ठ सहायक वाले पेपर 2020 से लिए गए हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा बादल का पर्यायवाची नहीं है? तो बादल और कमल का पर्यायवाची और पानी का पर्यायवाची तीनों में बड़ा क्लोज रिलेशन होता है, मित्रता जिसको कह सकते हैं। पानी के पर्यायवाची, पानी के सारे पर्यायवाची के लिए रूल लागू नहीं होता, लेकिन जितना ज़्यादातर वर्ड हैं जो पानी के पर्यायवाची के शब्द हैं उनमें लागू होता है कि पानी के पर्यायवाची के पीछे ज लगा दीजिए तो वो कमल का पर्यायवाची बन जाता है, और द लगा दीजिए तो वो फिर किसका पर्यायवाची बन जाता है? बादल का। तो यहाँ पे जलद है तो जलद, जल प्लस दा हो गया तो ये बादल का पर्यायवाची हो गया। ऐसे अम्बुद, अम्ब मतलब भी पानी होता है तो दा लग गया तो ये भी बादल का पर्यायवाची हो गया। तोयद भी बादल का पर्यायवाची हो गया, लेकिन तोयज जो है ये कमल का पर्यायवाची हो गया, क्योंकि यहाँ पीछे जा लगा है। ये रूल मैंने नीचे लिखा है, देख लीजिए। पानी के पर्यायवाची के अंत में दा लगा देने पर वो बादल का, और ज लगा देने पर वो कमल का पर्यायवाची बन जाता है। उदाहरण के रूप में ये जितने भी पर्यायवाची पानी के होते हैं सबके साथ लागू नहीं होता, पर ज़्यादातर जो वर्ड है जिनके साथ लागू होता है वो हमने यहाँ नीचे लिख दिया है, देख लीजिए। पानी का जैसे पर्यायवाची जल, नीर, अम्बु, तोय, वारी, पय। कमल का ऐसे जा लगाने से देखिए कैसे बन जा रहा है। जल के पीछे जा लगाइए जलज, ऐसे नीर के पीछे जा नीरज, ऐसे अम्बुज, तोयज, वारिज और पाथोज, ये हो गया। और बादल, यहाँ बदल लिखा हुआ, इसको बादल समझिएगा। बादल में पानी की जो पर्यायवाची है जल, जल में दा लगाइए पीछे तो जलद हो गया, फिर नीरद, फिर अम्बुद, तोयद, वारिद, पयोद, तो ये बादल की पर्यायवाची हो गई। बदल है, इसको बादल समझिएगा, एक मात्रा में मिस्टेक हो गया। तो यहाँ पे जो विकल्प दिए हुए हैं जलद, अम्बुद, तोयद, ये तीनों बादल की पर्यायवाची हो गए, लेकिन तोयज जो है कमल का पर्यायवाची है। ये ध्यान से देख लीजिए, आपको हेल्प करेगा ये क्वेश्चन नंबर। पहले से कई सारे सवाल बन सकते हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखना कि पानी के पर्यायवाची के पीछे धर अगर लगा दीजिए तो भी वो बादल का पर्यायवाची बन जाता है, जैसे पयोधर, वारिधर, नीरधर, ये सारे बादल का पर्यायवाची हैं। ये भी रूल ध्यान रखिएगा। सवाल नंबर दूसरा आप देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम नहीं है? तत्सम तद्भव से भी संबंधित सवाल खूब आते हैं हिंदी में। तो नेह, नग्न, क्षमा, नख, ये 4 शब्द दिए हुए, इसमें तत्सम कौन सा नहीं है? तो नेह तत्सम नहीं है। नेह का तत्सम होता है स्नेह, अधशा लग के नेह लिखा जाता है जब, तो वो स्नेह जो होता है वो नेह का तत्सम होता है। बाकी नग्न तत्सम है, इसका तद्भव नंगा होता है। क्षमा तत्सम है, इसका जो तद्भव होता है वो छाता वाला छा लगाते हैं और क्षमा लिख देते हैं वैसे, तो वो हो जाता है इसका तद्भव। और नख जो है ये भी तत्सम है, इसका तद्भव होता है नाखून। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो गया। तीसरा सवाल है, जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं? जो मुश्किल से प्राप्त हो उसको कहेंगे दुर्लभ, और जो बहुत आसानी से मिल जाए उसको कहते हैं सुलभ। एक ऑप्शन यहाँ नीचे दिया हुआ है अलंघ्य। अलंघ्य का मतलब जिसे लांघा ना जा सके उसको अलंघ्य कहते हैं। तो ये हो गया दुर्लभ, सुलभ, अलभ्य और अलंघ्य, चारों ऑप्शन के आपका क्लियर हो गया। तो जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे कहेंगे दुर्लभ। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा कनक का समानार्थी नहीं है? कनक शब्द ऐसा है, बड़ा पॉपुलर है स्कूल टाइम से ही हम सबके लिए। जब यमक अलंकार का उदाहरण देना होता था तो कनक, कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, ई पाए बहुराय, जब ऊ खाए बहुराय। तो कनक तो बड़ा पॉपुलर, इसके 2 अर्थ सबको पता है ऑलमोस्ट। एक कनक का मतलब सोना होता है, एक कनक का मतलब धतूरा। कनक अनेकार्थी शब्द है। कनक का अर्थ जो है गेहूँ भी होता है, तो सोना, धतूरा और गेहूँ ये कनक के अर्थ हो गए, कनक के समानार्थी हो गए, परंतु मक्का कनक का समानार्थी नहीं हुआ। तो इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसका सही विकल्प हो जाएगा वाह, कि मक्का जो है कनक का समानार्थी नहीं है। शब्द मंत्री है, 5वां नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है। मंत्री शब्द मंत्री अपने आप में, और उसके पहले कोई और पद का नाम जोड़ के मंत्री में, जैसे मुख्यमंत्री, कबीना मंत्री, प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री, रोजगार मंत्री, कोई भी जितने भी मंत्री हैं जिस टाइप के, ये सब उभयलिंगी हैं। जैसे प्रधानमंत्री अगर पुरुष हैं तो प्रधानमंत्री हैं, तो महिला प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नहीं होंगी, वो भी प्रधानमंत्री ही रहेगी। तो जो मंत्री शब्द है और इसके आगे कोई उपसर्ग लगा के कुछ और ऐसे बना दिया जाए, मतलब प्रभावशाली मंत्री, मुख्यमंत्री, कुछ भी मंत्री, तो वो हमेशा उभयलिंगी होता है। या दोनों लिंगों के लिए समान रूप से प्रयोग किया जाता है, नर और मादा दोनों के लिए। तो शब्द मंत्री क्या है? उभयलिंग है। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, अब 6 भी हो गया। 7 और 8 देखते हैं। 7 और 8 हमारे पास है। अच्छा, यहाँ 5 हुआ है तो 6 देखते हैं। आमरण में कौन सा समास है? पहले वीडियो में, पहले वाले क्लास में हमने डिस्कस किया था समास 6 तरह के होते हैं, जिसमें अव्ययीभाव, कर्मधारय, बहुब्रीहि, द्विगु, द्वंद्व और तत्पुरुष, ये 6 समास होते हैं।
अब अव्ययी भाव जो समास होता है इसकी विशेषता ये होती है कि इसमें पहला पद जो होता है वो प्रधान होता है और वो एक उपसर्ग होता है एक्चुअली। तो जैसे और वही लग के आगे पूरे पूरे सामासिक पद का अर्थ ही बदल देता है। तो आमरण ये जो शब्द है इसमें आ लगा हुआ है आगे, तो ये उदाहरण हो गया अव्ययी भाव समास का, इसमें पहला पद प्रधान है, ये सब पूर्व पद कहते हैं। नरेश फिर अगला, तो इसका 6 का जो सही उत्तर हो गया विकल्प नंबर स हो गया, अव्ययी भाव समास। जो 7वां क्वेश्चन है वो है नरेश। नरेश का संधि विच्छेद क्या है? नरेश का संधि विच्छेद होता है ऑप्शन नंबर दा जो लिखा हुआ है नर प्लस ईश, नर धन ईश नरेश। ये गुण स्वर संधि का एक प्रकार है जिसमें आ, छोटा आ या बड़ा आ के बाद में कोई जो विषम वर्ड आता है, मतलब छोटी बड़ी या छोटा ऊ बड़ा ऊ या ऋण, तो ये उसी हिसाब से बदल जाता है। तो यहाँ नर प्लस ईस में छोटा आ प्लस बड़ी ई मिलकर ए बन जाते हैं, तो ये गुण स्वर संधि है नरेश। 7वां। उसके बाद में 8वां जो हमारे पास सवाल है, 8वां सवाल है हमारा, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक सभी स्त्रीलिंग वर्णों का समूह है? तो वर्णमाला की एक विशेषता होती है जो मैं आपको बताता हूँ। वर्णमाला की विशेषता ये है कि पूरा जो हिंदी वर्णमाला है उसमें 3 वर्ड छोड़ दीजिए, बाकी सारे वर्ड पुल्लिंग हैं। 3 ही वर्ड ऐसे हैं जो स्त्रीलिंग है। वो क्या है? वो जो विकल्प नंबर सामने हमने यहाँ लिखा हुआ छोटी, बड़ी और ऋण, ये तीनों जो वर्ड हैं ये स्त्रीलिंग है, बाकी सारे वर्ड पुल्लिंग हैं। तो 8वां का विकल्प नंबर श सही हो गया। नाभिक 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि नाभिक शब्द में कौन सी संधि है? तो नाभिक शब्द में अयादि स्वर संधि है। अयादि स्वर संधि, इसमें नाभिक का संधि विच्छेद होगा 9 + 1, 9 धन 1 नाभिक, औ प्लस ई मिलके आओ बन गया। तो ये एक स्वर संधि का प्रकार है। संधि हम पढ़ेंगे, संधि और समाज के अलग अलग छोटे छोटे लेक्चर ले लेंगे। संधि मूलतः शुरू में 3 प्रकार की होती है, उसके बाद में फिर स्वर संधि जो होता है ये 5 प्रकार का होता है, जिसमें दीर्घ स्वर संधि, गुड़ संधि, फिर यड़ संधि, फिर अयादि संधि, फिर वृद्धि संधि। तो ये जो है ये हो जाती है संधि। इसका हम अलग से एक वीडियो बना के पढ़ लेंगे। तो 9वां क्वेश्चन हो गया। अब 10वां क्वेश्चन है हमारा, आदमी बनना मुहावरे का क्या अर्थ है? ये तो मम्मी लोग अक्सर कहा करती हैं, जब आप उछल कूद घर में मचाइए, उथल पुथल कीजिए, इधर का सामान उधर रख दीजिए, मतलब अनियमित व्यवहार है आपका, तो फिर मम्मी लोग कहती हैं कि आदमी बन जाओ। तो आदमी बनने का मतलब ये नहीं कि आप जानवर हैं आदमी बन जाइए, उसका मतलब है आप व्यवहार अपना बदल लीजिए, जानवरों वाला व्यवहार थोड़ा सही करके आदमी जैसा व्यवहार सीख लीजिए। तो आदमी बनना मुहावरे का अर्थ है अच्छा, मतलब अच्छा व्यवहार सीखना। आदमी बनना का अर्थ है अच्छा व्यवहार सीखना। तो विकल्प नंबर 10वां का सही हो गया, आदमी बनना मतलब अच्छा व्यवहार सीखना। तो इस तरह से हमारा वीडियो नंबर 3 यानी क्लास नंबर 3 हिंदी का खत्म हुआ। आपने इसे देखा, बहुत आपका धन्यवाद। आज जीएस का भी एक वीडियो मिलेगा आपको।